यूपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी के फ्री लेक्चर्स के अंदर आपका स्वागत है। इसके अंदर हम ह्यूमन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं और एरियल डिफरेंशिएशन के बाद अब हम रीजनल सिंथेसिस कवर करेंगे कि प्रादेशिक संश्लेषण क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ, बेरी मॉडल क्या है और इसका और एरियल डिफरेंशिएशन के बीच फ़र्क क्या है, इसकी रिवेलेंस क्या है, क्या महत्व है इसका और किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, इन सब को आज कवर करेंगे। तो शुरुआत इसके कंसेप्ट से। संकल्पना तो किसी प्रदेश की सभी घटनाओं का इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत अध्ययन और उनके बीच क्या अंतर संबंध है उनका एक विश्लेषण करें जिससे कि उस प्रदेश की सही समझ विकसित हो सके। यही होता है प्रादेशिक विश्लेषण। जैसे हमने कोई एक प्रदेश ले लिया, उसके अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन सी फिनोमिना हैं वहाँ पर। जैसे हमने ले लिया उसका ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ये सब हमने वहाँ का ये फैक्टर ज्योग्राफिकली हमने ले लिए हैं, उनका हमने अध्ययन किया और इनके बीच आपस के अंदर क्या संबंध है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो रेनफॉल ज़्यादा होती है या कम होती है, एयर प्रेशर से इन सब के बीच क्या फ़र्क पड़ता है। यानी अंतर संबंधों का भी अध्ययन करना है और पूरे प्रदेश का भी अध्ययन करना है। इससे फिर उस प्रदेश की एक सही समझ विकसित हो सकती है। फिर हम कहते हैं, फिर हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये प्रदेश जलवायु के हिसाब से गर्म है, ठंडा है, उष्ण है, आर्द्र है, ये सब हम एक विकसित करते हैं समझ। ये होता है रीजनल सिंथेसिस। वहीं हमने पिछली टॉपिक के अंदर ये कवर किया था एरियल डिफरेंशिएशन। उसके अंदर हमने देखा था कि कोई दो प्रदेश हैं, ये एक दूसरे से अलग क्यों हैं, यानी इन क्षेत्रों के बीच विभेदन क्या है, क्षेत्रीय विभेदन क्या है, क्यों है, ये इससे अलग क्यों है, ये हमने उसके अंदर कवर किया था। वहीं रीजनल सिंथेसिस इस एक प्रदेश की ही विशेषता बताएगा, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनका महत्व है, ये यहाँ चीज़ें कैसे हैं, फिर उसकी बताएगा। इस तरह हम पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं, पूरे विश्व को हम प्रदेशों के अंदर बांटते हैं। तो रीजनल सिंथेसिस हाउ यानी एक प्रदेश कैसे है, इस पर जोर देता है। वहीं इस शब्द की बात करें रीजनल सिंथेसिस, तो रीजन तो एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की कोई एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्या क्या खासियत होगी। वहीं सिंथेसिस के अंदर मतलब बार बार अवलोकन से उत्पन्न ज्ञान। कोई भी चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो जब हम पहली बार देखते हैं तो थोड़ा ज्ञान उत्पन्न होता है, दूसरी बार देखते हैं तो और अधिक ज्ञान पैदा होता है, लेकिन जब हम बार बार देखते हैं तब उसकी एक सही समझ विकसित होती है। उसी को सिंथेसिस कहा जाता है, ये एक साइंटिफिक टर्म है। तो किसी क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र का हमने बार बार अध्ययन किया, साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया, तो वह क्या होगा, प्रादेशिक संश्लेषण होगा। तो उम्मीद है कि आप इसकी कंसेप्ट समझ गए होंगे। कंसेप्ट समझने के बाद अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, यानी किन विद्वानों ने इसका नामकरण किया, कहाँ से ये शुरू हुआ। तो 18th सेंचुरी के अंदर या 18th सेंचुरी तक जो राजनीतिक सीमाएं हैं वही प्रदेश का आधार थी। यानी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग है तो उनके बीच में एक जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके आधार पर बताते हैं कि ये इतना प्रदेश अलग है और दूसरा अलग है, यानी और कोई अन्य फैक्टर उसके अंदर डिस्कस नहीं होते थे। 1775 में गेटरर ने भी राजनीतिक सीमा का जो वर्गीकरण किया, लेकिन इसने किस चीज़ का ध्यान दिया, मानव समूहों को भी ध्यान में रखा, क्योंकि मानव और प्रकृति तो एक दूसरे से अविभाज्य हैं। तो इसने देखा कि मानव समूह भी हमें एक प्रदेश के देखने चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर जो मनुष्य हैं वे किस प्रजाति के हैं, किस नस्ल के हैं या रंग कैसा है। तो इन सब को गेटरर ने ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक संश्लेषण को थोड़ा और विस्तार दिया। फिर नया स्वरूप जो रीजनल सिंथेसिस को दिया है वो होमेयर और अगस्ट जून ने दिया है। इन्होंने लोकेलिटी, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, लैंड, इन सब को ध्यान में रखते हुए यूरोप को दो बड़े हिस्सों के अंदर डिवाइड किया।
वहीं जो रीजनल सिंथेसिस की संकल्पना है, इसका कंसेप्ट है, उसका जो श्रेय जाता है वारेनियस को जाता है। तो 1 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है प्री के हिसाब से कि इसका विकास किसने किया, वारेनियस ने। वहीं नवीन चिंतन या आधुनिक स्तर पर विकास कार्ल रिटर ने किया है। उसने अपनी पुस्तक अर्धकुंडे के अंदर जितने भी महाद्वीप हैं विश्व के, उनका प्रादेशिक विभाजन किया है और प्रत्येक महाद्वीप किस तरह दूसरे से अलग है, कैसे एक महाद्वीप एक पूरा प्रदेश होता है, ये कार्ल रिटर ने बताया है। वहीं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं के पूर्वार्ध में जर्मनी और फ्रांस में प्रादेशिक संकल्पना की, जो इसकी प्रादेशिक संश्लेषण की संकल्पना पर महत्वपूर्ण कार्य हुए और उस महत्वपूर्ण नाम एक लिया जाता है लाप्लास का। यानी यहाँ से जो प्रादेशिक संश्लेषण है, इसकी जो नवीन संकल्पना विकसित हुई, नया विस्तार मिला, नया विकास हुआ, नवीन व्याख्या हुई। नवीन व्याख्या क्या कहती है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से अविभाज्य नहीं हैं और मानव चूँकि प्रकृति को बहुत अधिक प्रभावित करता है, तो मानव का भी विशेष ध्यान इसके अंदर रखा जाना चाहिए, मानवीय क्रियाकलापों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहीं से फिर आगे जो मानव भूगोल है, इसकी जो ज़्यादा विस्तार मानव भूगोल को मिला है। तो प्रादेशिक संश्लेषण ही मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण व्याख्या करता है। और इसके अंदर जब पहले हम किसी भी प्रदेश का हम एक विभाजन करते थे या प्रदेश का अध्ययन करते थे, तो ग्रामीण समाज को ध्यान में रखा जाता था, क्योंकि ग्रामीण समाज कृषि पर आधारित थे और कृषि पर ही पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरा जीवन कृषि पर ही चलता था। तो उस प्रदेश की एक पहचान होती थी, वहाँ पर मिलने वाले अनाज से कौन सा अनाज पैदा होता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के बाद सब कुछ बदल गया है। अब किसी प्रदेश के अंदर कोई चीज़ वह पैदा नहीं होती तो कोई चिंता का विषय नहीं है, दूसरे प्रदेशों से वह मंगवाई जा सकती है, या हम एक उद्योग लगाकर बाकी जो रॉ मटेरियल है वो दूसरों जगह से ट्रांसपोर्ट करके लेके आ सकते हैं और उस प्रदेश के अंदर ही पैदा कर सकते हैं। तो अब तो पूरा विश्व ही एक ही प्रदेश बनकर रह गया है। यह औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। तो प्रादेशिक संश्लेषण का इस तरह विकास हुआ है और अब इसके अंदर जो एक नया नाम लिया जाता है डी बेरी का, उसने एक मॉडल दिया है, उस मॉडल को अब हम देखते हैं। रीजनल सिंथेसिस के अंदर बेरीज मॉडल एक महत्वपूर्ण उनका कार्य है, जो कि एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। इस मॉडल के अंदर हम जो प्रादेशिक संश्लेषण को आसानी से समझ सकते हैं, जो ज्योग्राफी नहीं जानते उनके लिए भी ये बहुत आसान है। यही इसकी खासियत है। इसके अंदर एक तरफ कॉलम होती है और दूसरी तरफ रो लिखी जाती हैं। तो हमने 3 लिए हैं, 3 शहर, दिल्ली, आगरा और मथुरा। आप कितने भी ले सकते हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं है। इसके अंदर वेरिएबल्स भी लेते हैं ज्योग्राफिकली। तो हमने टेम्परेचर लिया है, प्रेशर लिया है और रेनफॉल लिया है। यहाँ ज़रूर नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी का ही है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, हम पॉपुलेशन ले सकते हैं, उनका रिलीजन ले सकते हैं, ये सब। तो दिल्ली के अंदर एक गिवन टाइम के अंदर कितना टेम्परेचर है, जैसे साल हम 2020 का ले लें, औसत टेम्परेचर वहाँ पर मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस किस स्थान का, दिल्ली का क्या टेम्परेचर। तो ये एक बनेगा सेल, इसे सेल कहा जाता है। अब दो रो का सेल बन सकता है। आगरा का भी ले लें हम 32 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का हम जब टेम्परेचर देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि आगरा दिल्ली के मुकाबले कुछ ठंडा है। हो सकता है इसका कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, जो भी हो, लेकिन दोनों की एक आम समझ विकसित होती है। यही इस मॉडल की खासियत है। फिर हम मथुरा का ले लेते हैं 31 डिग्री सेल्सियस। वही प्रेशर की बात करें तो दिल्ली का एयर प्रेशर पूरे साल भर कितना औसत रहा, मान लेते हैं 998 मिलीबार। फिर आगरा का कितना रहा। तो ये सब जब अध्ययन करते हैं फिर उससे जो और आगे की समझ विकसित होती है कि यदि प्रेशर बहुत कम है तो उसका कारण क्या है कि टेम्परेचर अधिक है। यानी ज्योग्राफी को एक आसान तरीके से ये मॉडल
समझा पाता है, इसलिए बेरी का नाम इसके अंदर खास लिया जाता है। पेपर के अंदर बेरी का मॉडल हो सकता है अलग से विस्तार के अंदर पूछ लिया जाए, तो आप इस मॉडल को बनाकर इसको आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं आप अदर वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, तो इसमें ये इसकी खासियत है। तो इसके अंदर टाइम को जो रेफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक दिए हुए समय के बाद क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं, कि 10 साल बाद जो टाइम होगा उसमें इसके अंदर क्या टेम्परेचर हो सकता है, 10 साल पहले कितना था, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या कारण रहे हैं इन चेंजेस के, ये सब इस मॉडल के अंदर हमें दिखाना होगा और हम देख सकते हैं। इसके बाद इसकी यदि हम रेलेवेंस की बात करें, इसका महत्व क्या है, तो महत्व स्पष्ट है कि यदि 10 साल 20 साल 50 साल के बाद यदि हमें दिखाई दे रहा है कि यही गति रही तो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, रेनफॉल अनइवन हो जाएगी, तो उससे हमें जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके अंदर सहायता मिलती है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को किस तरह रेगुलेट करें, या जो भी हमारे ऑटो व्हीकल्स हैं उनको किस तरह रेगुलेट करें, उनका रेगुलेशन एक्ट बनाएं, या कम से कम कार्बन का इमिशन हो, ये सब इसके अंदर हम देख सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि आजकल बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। अभी ग्लासगो के अंदर भी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई है, उसके अंदर भारत ने 2070 तक जो नेट जीरो का आंकड़ा छूने की बात कही है। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर भी बेरी मॉडल एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। क्लाइमेट चेंज से किस तरह निपटा जाए, या और किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी रीजन के अंदर उसका डेवलपमेंट हो, ये सब हम आसानी से इसके अंदर समझ सकते हैं। तो ये रीजनल सिंथेसिस, इसके अंदर पोल्यूशन से किस प्रकार फाइट करनी है, या इससे किस प्रकार सहायता मिल रही है, ये भी हम देख सकते हैं। या पॉलिसी मेकिंग किस तरह की हो, तो इसके अंदर जो 3 चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। स्पेशियल, टेम्पोरल और ह्यूमन, यानी रीजनल सिंथेसिस के अंदर क्या क्या स्थानिक, एक स्थान दूसरे से अलग किस तरह है, टेम्पोरल चेंज क्या होंगे, कुछ समय बाद उसके अंदर क्या परिवर्तन आ सकते हैं, और ह्यूमन किस तरह उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर रीजनल सिंथेसिस का। इसके अतिरिक्त डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ एक लिंक ह्यूमन ज्योग्राफी के, हमारे यूपीएससी के अदर लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। एरियल डिफरेंशिएशन है, एनवायरमेंटलिज्म के भी हमने जो तीनों टॉपिक कवर किए हैं, नवनिश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद, ये सब। और इसके अंदर यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, इसके अंदर प्रादेशिक संकल्पना का, जो प्रादेशिक विश्लेषण की संकल्पना क्या है दर्शाइए, प्रादेशिक संकल्पना क्लाइमेट चेंज से किस प्रकार निपट सकती है, उदाहरण सहित समझाएं, या बेरीज मॉडल को एक्सप्लेन करें, इस तरह के क्वेश्चन। तो आपने जो मेन इसकी थीम है वो ध्यान में रखनी है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। थैंक यू।